ओके बच्चों, सो थर्मोडायनेमिक्स में एक्सरसाइज OE2 देखते हैं सॉल्यूशंस। तो थर्मोडायनेमिक्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए और जेई एडवांस के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली भी पूछा जा रहा है, अदर टॉपिक के साथ मर्ज होके भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो मतलब हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नो, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है बेसिक, ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेके है। अच्छा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास साइज पे डिपेंड करें, और इंटेंसिव जो डिपेंड ना करें। तो आइडेंटिफाई करना है तो सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे 2 और मोर पार्ट में और प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करेंगे। अगर चेंज नहीं हो रही है देन प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, अदरवाइज एक्सटेंसिव। तो इस केस में पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। तो इंटेंसिव अगर हमें चेक करना है तो हम देख सकते हैं कि कलर, सिस्टम को डिवाइड करोगे तो कलर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी भी पार्ट में सेम ही कलर दिखेगा। तो कलर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं कुल मिला के। तो अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो एक्सटेंसिव है। लेकिन जब पर मोल में बात कर रहे हैं तो दिस इज इंटेंसिव। वैसे भी हमें पता है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इंटेंसिव। कि ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, तो रेशियो कैसा आएगा? इंटेंसिव। तीसरा है एक्स। एक्स कोई प्रॉपर्टी है जो इंटरनल एनर्जी प्लस एंथैल्पी है। अब इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सम अगर देखें तो कैसा होगा? एक्सटेंसिव ही तो होगा। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, है ना। जैसे तुम सिंपल देखो HU प्लस PV, तो भाई U कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर तो इंटेंसिव है बट वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, तो PV कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो सम H जो आता है वो भी एक्सटेंसिव। सेम उसी तरह ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम हमको पता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डेफिनेशन के बेसिस पर। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई में आता भी रहता है इस पर क्वेश्चन, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो ये अंडरलाइन जरूर होना चाहिए, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। बहुत बार इसी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब चेक करते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो पहला ये बोल रहे हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है भाई, यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिस्टम, रिमेनिंग पोर्शन सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग का जो सेपरेशन है दिस इज बाउंड्री, और बाउंड्री रियल या इमेजिनरी कैसे भी हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा बोल रहे हैं परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी क्रिएटेड। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग क्या परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं? तो भाई परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम हम नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लीकेज जरूर होगा, तो सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होगा। जैसे हम थर्मोफ्लास्क की बात करें, उसको एक तरीके का आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, बट वो परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ हीट लीकेज होता है। तो कुछ टाइम के बाद मान लो उसमें सपोज आपने टी रखी है, तो टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उसका डाउन हो ही जाता है। तो हमारे द्वारा कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लीकेज तो होगी ही किसी भी सिस्टम में हो।
नाउ तीसरा, इन रिवर्सिबल प्रोसेस एनर्जी चेंज इन ईच स्टेप कैन बी रिवर्स्ड। भाई रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम ही इसीलिए है रिवर्सिबल। इसका मतलब कि अगर सेम स्टेप्स हम रिपीट करें बैकवर्ड तो सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग दोनों अपनी ओरिजिनल स्टेट को अचीव कर लेते हैं। ठीक है ना, हर तरीके से अचीव कर लेते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, कुछ भी हो। तो सी स्टेटमेंट भी अगर हम देखें तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ डी, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज क्वासी इक्विलिब्रियम। भाई देखो, क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वेरी स्लो प्रोसेस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक या क्वासी इक्विलिब्रियम। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है दीज आर फास्ट प्रोसेस, तो इनके लिए क्वासी इक्विलिब्रियम का टर्म यूज नहीं करते हैं। क्लियर है पॉइंट? भाई ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, अब इसमें बात हो रही कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है गैसियस सैंपल का, और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कराए जा रहे हैं बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो हमें ऑप्शन चेक करने हैं। अच्छा, सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में अगर कराए जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। तो मान लो कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो यहाँ दिया नहीं है गैसियस सैंपल, तो हमें आइडियल गैस कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज रियल गैसेस में कई तरह के डिफरेंसेस आते हैं, तो हम आइडियल मानते हुए ही चेक कर रहे हैं। तो जैसे P वर्सेस V है, तो अगर आइसोथर्मल की हम बात करें तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल का ग्राफ है, और वर्क अगर निकालोगे तो एरिया अंडर द कर्व वर्क हो जाएगा। तो बट वर्क नेगेटिव होगा और साथ में वैल्यू बड़ी है इसकी। और इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर कराते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस देखो, सपोज ये करा रहे हैं सिंगल स्टेप में, तो उसमें वर्क डन जो आएगा ये आएगा, आपने पढ़ा ही होगा वर्क का फार्मूला -nRT ln V2/V1। ये तो रिवर्सिबल वर्क है, और इरिवर्सिबल जो है वो -P डेल्टा V है, या -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये रिवर्सिबल वर्क है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो रिवर्सिबल ज़्यादा होता है, बट है नेगेटिव ड्यूरिंग एक्सपेंशन। इसका मतलब रिवर्सिबल वर्क मोर नेगेटिव है देन इरिवर्सिबल। तो विद साइन अगर हम कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि विद साइन तो भाई W इरिवर्सिबल ज़्यादा होगा, और वर्क हमें कंपेयर भी विद साइन ही करना है, या कोई भी प्रॉपर्टी है विद साइन ही कंपेयर करनी है। तो W इरिवर्सिबल ग्रेटर देन W रिवर्सिबल। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो W रिवर्सिबल ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में तो भाई ये बी ऑप्शन एक मिल रहा है हमें। अब बी ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल है अगर आइडियल गैस के लिए तो डेल्टा U या डेल्टा E की वैल्यू तो सेम ही होगी ना, ज़ीरो, क्योंकि किसी तरह का कोई टेम्परेचर चेंज है नहीं, तो कोई भी एनर्जी चेंज हो नहीं रहा है। इसका मतलब जितनी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वो पूरी वर्क करने में लगा देता है। अब Q, अब हमें पता है कि भाई Q जो है डेल्टा U 0 है तो Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U होता है, तो Q की वैल्यू -W के बराबर है। इसका मतलब अगर विद साइन हम बात कर रहे हैं कि W इरिवर्सिबल बड़ा है W रिवर्सिबल से, तो -W जो है दैट इज Q। तो हम ये बोल सकते हैं कि Q रिवर्सिबल ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल होना चाहिए कि नहीं? Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिवर्सिबल प्रोसेस का Q बड़ा आएगा देन इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गड़बड़ है। तो अगर देखें तो यहाँ करेक्ट आंसर्स जो हमें नजर आ रहे हैं दीज आर B एंड D। कुछ नहीं दिया है तो हम गैस सैंपल को आइडियल मान के कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी भी ड्यूरिंग एक्सपेंशन वेरी करेगी और तमाम तरीके के वेरिएशन आएंगे,
तो डायरेक्ट हम जज उसको नहीं कर सकते विदाउट एनी इक्वेशन। क्लियर? भाई अब स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है हमको, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस का। तो आइडियल गैस में हमें पता है कि U होता है फंक्शन किसका, टेम्परेचर का। तो du की वैल्यू इंटरनल एनर्जी चेंज की NCV/dt लिखते हैं, और क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो du का वैल्यू कितना आएगा, 0। सिमिलरली DH भी आइडियल गैस का NCP/dt होता है, और NCP/dt है तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज तो 0 0 है। 0 0 का मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, एंथैल्पी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। और आइसोथर्मल बोल रहे हैं तो हमें पता है भाई T तो वैसे ही कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल की कंडीशन ही है T कांस्टेंट। तो एक तो हमें मिल रहा है एंथैल्पी रिमेन अनअफेक्टेड, टेम्परेचर रिमेन अनअफेक्टेड, और इंटरनल एनर्जी रिमेन अनअफेक्टेड। चौथा ऑप्शन तो अपने आप ही गलत है, क्योंकि DH की वैल्यू 0 है, H कांस्टेंट है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। राइट? पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? तो आइसोथर्मल की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, आइडियल गैस है तो सीधा सीधा इक्वेशन अप्लाई करके हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। भाई अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है नेक्स्ट, इसमें P वर्सेस V का ग्राफ दो गैसेस के लिए बनाया गया है, एंड गैसेस को आइडियल मान रहे हैं, और कौन सा प्लॉट किस गैस का होगा ये कई हमें पेयर्स ऑफ गैसेस दिए गए। ठीक है, और प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक में हमें पता है PV⁴ गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है फॉर आइडियल गैस। अब इसमें अगर गामा की वैल्यू बड़ी होगी तो हमें पता है कि ग्राफ का जो स्लोप है वो मोर नेगेटिव होगा कि नहीं, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब अगर हम ये बोलें कि ये PV⁴ गामा 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है, और ये PV⁴ गामा 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है, तो गामा 2 शुड बी ग्रेटर देन गामा 1। तो जिस गैस का गामा बड़ा होगा वो गैस नीचे आएगी। अब हमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैसेस दी हैं, जरा कंपेयर कर लें। और इसमें हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं करते जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए। तो अब देखो भाई, जैसे मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है, मोनो एटॉमिक का CV होता है 3/2R, CP होता है 5/2R, तो गामा हो गया 5/3। ये हुआ मोनो एटॉमिक का। अच्छा, डाई एटॉमिक का गामा क्या है, डाई एटॉमिक का CV वैल्यू है 5/2R, CP है 7/2R, तो 7/5 डाई एटॉमिक। अच्छा, अब पॉली एटॉमिक में लीनियर अगर कंसीडर करें तो पॉली एटॉमिक में अगर लीनियर गैस है तो लीनियर गैस में 3 ट्रांसलेशनल डिग्री 3 रोटेशनल डिग्री सॉरी, लीनियर है तो लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री होती हैं। ठीक है, नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल होती हैं। तो अगर गैस मॉलिक्यूल लीनियर है, पॉली एटॉमिक है एंड लीनियर है, और दूसरा केस नॉन लीनियर, ठीक है। तो अगर लीनियर है तो लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री 5, तो CV की वैल्यू आएगी 5/2R, CP होगा 7/2R, तो ये 7/5 दिखेगी। और नॉन लीनियर में
हम देखें तो 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल डिग्री, वाइब्रेशनल कंसीडर करनी नहीं, तो 3/2r 3/2r, तो CV की वैल्यू 3r, CP की वैल्यू 4r, तो ये 4/3 हमें दिखेगा। देखो हमने सबका लिख लिया। अब एक एक करके कंपेयर करते जाएं। तो हमको दिख रहा है कि सबसे भाई ये वैल्यू जो 7/5 है ये लगभग 1.4 हो गई, 4/3 1.33 और 5/3 1.66 के लगभग है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है, ठीक है ना। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? मोनो एटॉमिक की। तो अगर हम चेक करें कि ग्राफ में मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, किसका ग्राफ नीचे है, कौन सा करेक्ट है, तो उस केस में 1 बाय 1 देखते हैं। ये वैल्यू हो रही 1.66, ये 1.40 और ये 1.33। तो देखो मोनो एटॉमिक के केस में गामा सबसे बड़ा है और डाई एटॉमिक में उससे छोटा, ये वैल्यू 1.4, और पॉली एटॉमिक में और भी छोटा। इसका मतलब गामा छोटा होता जा रहा है मोनो एटॉमिक से जब हम बढ़ रहे हैं। तो पहले केस में ए गैस हमें दी है हीलियम, बी दी है हाइड्रोजन, जबकि बी हीलियम ए हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये गलत है ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन इसका उल्टा लिखा है तो ये सही हो गया। तीसरा SO3 एंड CO2, CO2 होता है लीनियर, तो लीनियर 1.4 हुआ इसका, SO3 है नॉन लीनियर तो इसका 1.33, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो CO2 वाला ग्राफ नीचे रहेगा। और चौथे में N2 एंड आर्गन, N2 डाईएटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक का डाईएटॉमिक से ज़्यादा ही है गामा, तो ये वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, जिस गैस का गामा जितना बड़ा होगा गैस का क्या स्लोप उतना ज़्यादा होगा नेगेटिव, उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे आता चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम कंपेयर कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गामा की वैल्यूज कंपेयर करके ग्राफ का हमें पता लगाना है। क्लियर है पॉइंट? भाई जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आइडियल गैस है और एडियाबैटिक प्रोसेस में यूज हो रही है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में यूज हो रही, तो एडियाबैटिक की मेन कंडीशन क्या है? एडियाबैटिक की मेन कंडीशन है Q = 0, और Q0 तो फर्स्ट लॉ में पता है, Q + W = डेल्टा U। इसका मतलब W की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होगी एडियाबैटिक प्रोसेस के केस। अब 1 बाय 1 हमें चूज करना है, लेकिन चूज क्या करना है? इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? पहला, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। अब भाई अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव तो डेल्टा U भी नेगेटिव, और डेल्टा U आइडियल गैस का NCV(T2 - T1) लिख सकते हैं, तो नेगेटिव का मतलब T2 < T1 होगा। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये एक सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट मैं चेक कर रहा हूँ सही और गलत। दूसरा, PV⁴ गामा कांस्टेंट, तो यहाँ बोला जा रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, और ये PV⁴ गामा = कांस्टेंट, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की इक्वेशन है, तो इरिवर्सिबल पर अप्लाई नहीं हो सकती, तो बी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है डेल्टा U + P एक्सटर्नल × डेल्टा V। चेक करते हैं भाई, W इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम लिखेंगे -P एक्सटर्नल × डेल्टा V, है ना। तो ये हो रहा है इक्वेशन -P एक्सटर्नल × डेल्टा V = डेल्टा U। इसको उधर ले जाएं तो डेल्टा U
प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इक्वल टू 0, और सी यही लिखा है तो ये तो करेक्ट लिखा है भाई, ठीक है ना। डी में बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ गैस रिमेन अनचेंज्ड। भाई आइडियल गैस का एंथैल्पी चेंज क्या होता है? आइडियल गैस में एंथैल्पी चेंज एन सी पी डेल्टा टी हम लिखते हैं, और हमें दिख रहा है कि T2 तो लेस देन T1 है, तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसमें बोल रहे हैं अनचेंज, तो ये भी गलत है कि नहीं? इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट कौन कौन से हुए? एक तो बी ऑप्शन हुआ और एक डी हुआ। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? आंसर हम लिखेंगे बी डी। ये सब बड़े बारीक बारीक पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स के, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करने चाहिए, कॉन्सेप्ट प्रॉपरली चेक कर लेने चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो उसको फिर दोबारा से ध्यान रखें ताकि उस पॉइंट पर कभी गलती ना हो। क्लियर? भाई स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा लग रहा है साइज में। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, सबसे जरूरी वो पढ़ें और उस पर जो भी बोला जा रहा है वैसे ही चलते जाएं, अप्लाई करते जाएं। तो हमें बोला है कि इंसुलेटेड कंटेनर है गैस का जिसमें 2 चैम्बर हैं सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग पार्टीशन। इसका मतलब अगर ये हमारा इंसुलेटेड कंटेनर है और इस इंसुलेटेड कंटेनर में 2 चैम्बर बनाए गए हैं, ठीक, और चैम्बर बनाए गए हैं और गैसेस को सेपरेट करके रखा गया है। तो एक चैम्बर में वॉल्यूम अगर देखें तो V1, प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 है गैस का, और दूसरे चैम्बर में वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2 है गैस का, ठीक है। ये सारी कंडीशंस दिख रही हैं क्लियर। और फिर क्या करते हैं कि पार्टीशन रिमूव कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना है। अब अगर भाई पार्टीशन रिमूव करेंगे तो पार्टीशन रिमूव करने पे गैसेस क्या हो जाएंगी? मिक्स, और मिक्स हो जाएंगी तो फाइनली एक टेम्परेचर सपोज गैस टी फाइनली अचीव करती हैं, तो टेम्परेचर ओवरऑल गैस का क्या हो जाता है? टी। अब अगर हम सोचें कि भाई ओवरऑल ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम तो इंसुलेटेड है और कंटेनर का वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कंटेनर का वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम के लिए Q 0 होगी कि नहीं? इंसुलेटेड है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम के लिए W 0 होगा कि नहीं? और ये 2 0 है तो डेल्टा U भी 0 होगा। तो ओवरऑल सिस्टम के लिए QW डेल्टा U 0 होंगे। अब डेल्टा U 0 है तो टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है? भाई एक साइड का टेम्परेचर अगर बढ़ा, एक गैस का बढ़ा दूसरे का कम हुआ, तो ओवरऑल डेल्टा U एक का बढ़ेगा दूसरे का कम होगा, सम कितना आएगा? 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 ये 0 आएगा। और डेल्टा U1 क्या लिखें? गैस 1 के लिए N1 CV T माइनस T1, ये गैस 1 का इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा U2 N2 CV T माइनस T2, और ये 0 ओवरऑल। क्लियर है? तो अगर देखें, देखो CV हटेगा और ये बन जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। इसका मतलब T का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2 आया वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है। अब देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें पता है N की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? PV अपॉन RT। तो देखें N1 N2 ये सब क्या रखेंगे? देखो N1 हुआ P1 V1 बाई R T1, N2 हुआ P2 V2 बाई R T2,
ठीक है। तो डेल्टा यू का जो वैल्यू जो फाइनल टेम्परेचर आ गया, तो फाइनल टेम्परेचर N1 T1 प्लस N2 T2 था, तो P1 V1 अपॉन R प्लस P2 V2 अपॉन R डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2। तो देखो R तो कट गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो T1 T2 आ जाएगा नीचे, तो T1 T2 ये ऊपर पहुंचा देंगे, T1 इंटू T2 ब्रैकेट में P1 V1 प्लस P2 V2, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। तो ये फाइनल टेम्परेचर अगर देखें तो उसका वैल्यू आ रहा है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ कि ओवरऑल सिस्टम इंसुलेटेड था, कोई वॉल्यूम में चेंज था नहीं, तो ओवरऑल Q की वैल्यू 0 है, W की वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल डेल्टा U भी 0 आएगा। किसी एक गैस का U बढ़ा तो दूसरी का घटेगा और उतना सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये आंसर आखिर। तो हमें दिख रहा है, ध्यान से देखिए, पहला वाला ऑप्शन है जो मैच कर रहा है अपना, पहला वाला ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तरीका क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपरली हमें ढंग से लगाना पड़ेगा पूरे सिस्टम पर फर्स्ट लॉ। अब इस क्वेश्चन में ये जो स्क्रीन पे अपने को नजर आ रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं, हीट कैपेसिटी लिक्विड वाटर की दी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आइस की दी है, और क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब कितने मिलाए जाएं 9 ग्राम वाटर में टू कूल 500 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब कितने मिलाए जाएं। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब तो पूछें, और हर एक का मतलब कितना दिया है, उसमें वाटर 9 ग्राम। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके का है कि सपोज हमारे पास लिक्विड वाटर है और ये 500 ग्राम है, इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको हमें पहुंचाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हम कैसे कर रहे हैं इसको ठंडा, इसमें मिला रहे हैं आइस क्यूब। अब आइस क्यूब मिलाएंगे, आइस क्यूब जब मिलाएंगे तो अब कितने पीस आइस क्यूब के मिलाए जाएं कि ये टेम्परेचर 20 से 0 आ जाए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो मान लेते हैं x नंबर ऑफ आइस क्यूब मिलाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है एग्जैक्टली देखो, वाटर इस केस में हीट दे रहा है आइस को, तो टोटल 20 से 0 डिग्री तक जितनी हीट निकलेगी वाटर से वो आइस में जाएगी। इसका मतलब अगर आइस में Q1 हीट जा रही है, वाटर Q2 हीट निकाल रहा है ड्यूरिंग, तो हम बोल सकते हैं ना भाई Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, ये तो बोला ही जा सकता है। अब सपोज x नंबर ऑफ आइस क्यूब यूज हो गए इस प्रोसेस में, तो Q1 चेक करते हैं। एक आइस क्यूब 9 ग्राम का है और आइस के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किलो जूल पर मोल में दी है, तो अगर x नंबर ऑफ आइस क्यूब यूज हुए तो x इंटू 9 ग्राम आइस यूज हुई, तो कितने मोल यूज हुए आइस के, x इंटू 9/18, इतने मोल आइस के यूज हुए। और 1 मोल आइस वाटर में कन्वर्ट होने में 0 डिग्री पर 6 किलो जूल हीट लेती है, तो इंटू हम 6000 कर दें तो इतनी हीट है जो आइस वाटर से ले रही है, x पीस जब डालते हैं तब। अच्छा, अब वाटर कितना हीट दे रहा है, तो वाटर का हीट कैपेसिटी हमें दिया है मोलर 75.6,
और इसका टेम्परेचर 20 से 0 जा रहा है, तो वाटर के लिए n इंटू मोलर हीट कैपेसिटी Cm इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी अगर करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा टी हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 0 माइनस 20, और ये Q1 प्लस Q2 कितना आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ आइस क्यूब मिल जाएंगे, और ये नंबर ऑफ आइस क्यूब आ रहे हैं अपने कितने 14। अच्छा, ये डिफरेंस हमने जो डिग्री में ही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस केल्विन का लो या डिग्री का लो दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इजीली हम ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है भाई, स्क्रीन पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, पूरा बड़ा भी लग रहा है देख के, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन है, हर चीज़ चेक करेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या बोला जा रहा है? सबसे ज़रूरी 2 मोल आइडियल गैस के हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं, और करेक्ट हमें स्टेटमेंट ढूंढने हैं चारों में कि कौन कौन से करेक्ट है। तो चलो चेक करते हैं। अब देखो 2 मोल गैस के तो हैं, अब पहला प्रोसेस ए से बी में क्या लग रहा है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अच्छा, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, इसका मतलब जो टेम्परेचर ए पर है वही टेम्परेचर तो बी पर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई बी पे जो टेम्परेचर है कितना होगा? 500 केल्विन। ठीक। अच्छा, बी से सी है आइसोकोरिक कूलिंग। अब आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो जो वॉल्यूम इधर है वो उधर है। हाँ, लेकिन आइसोकोरिक में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर भी तो प्रोपोर्शनल होते हैं आइडियल गैस के लिए, और प्रेशर टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टेम्परेचर हो रहा है हाफ, 500 से 250, तो प्रेशर भी तो हाफ होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ प्रेशर 1 बार है तो यहाँ प्रेशर बी पर कितना होगा? बी पर प्रेशर 2 बार होना चाहिए था। क्लियर है? इस तरीके से हम अननोन पैरामीटर फिक्स करेंगे, फिर 1 बाय 1 चेकिंग शुरू करेंगे। अच्छा, अब सी से डी जो है वो सिंगल स्टेज एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और सिंगल स्टेज एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो टेम्परेचर यहाँ 250 केल्विन दिया है, प्रेशर 1, और फाइनल प्रेशर दिया है 3 बार। तो हम ऐसे में क्या करेंगे? पी एक्सटर्नल जो है उसको फाइनल प्रेशर के बराबर लेके सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला तो बोल रहे हैं कि प्रेशर एट बी इज 2 बार, तो भाई वो तो निकल आया प्रेशर एट बी 2 बार, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा, टेम्परेचर एट डी 450 केल्विन, तो डी पे हमें चेक करना पड़ेगा तभी ये चेक हो पाएंगे। अच्छा, डी की चेकिंग अगर करें तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो सी से डी के लिए हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन माइनस पी एक्सटर्नल T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1 इक्वल टू CV अपॉन R T2 माइनस T1। जरा वैल्यू रखते हैं, तो P एक्सटर्नल जो है वो तो फाइनल प्रेशर है 3 बार, ठीक है ना, और T1 है 250, तो ये -3 T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। P1 कितना था भाई? P1 था 1 बार, इक्वल टू CV अपॉन R, CV था 3/2 R, तो CV अपॉन R हो गया 3/2 T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू चेक करते हैं, तो T2 की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज 450 केल्विन, ये टेम्परेचर आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर एट डी जो आ रहा है दिस इज 450 केल्विन, और 450 केल्विन तो भाई ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हमें सी से डी का डेल्टा एच चाहिए,
तो अगर C से D का डेल्टा H चाहिए तो आइडियल गैस है, NCP डेल्टा T ये होता है डेल्टा H का वैल्यू। तो N यहाँ पे है 2, CV है 3/2R। अब CV 3/2R है तो CP कितना होगा 5/2R। तो ये हो गया 5/2R। T2 माइनस T1, अब T2 क्या है भाई 500, सॉरी इधर NCV T2 माइनस T1, T2 आया था अपना 450 यहाँ पे D का, और ये है 250, तो 450 माइनस 250, ठीक है। अब ये 2 तो यहाँ से कैंसिल किया, 450 माइनस 250 कितना हो गया भाई 200, तो 5R इंटू 200, तो ये आ गया अपना 1000R। तो डेल्टा H का वैल्यू जो है C से D का वो 1000R आ रहा है, और ऑप्शन भी हमको दिया है 1000R, चेक कर लें। आइडियल गैस है तो डेल्टा H NCP डेल्टा T है, डायरेक्ट हम सॉल्व करके निकाल ले रहे हैं। अब डेल्टा U B से C का ये भी चेक करना पड़ेगा 375 आ रहा है कि नहीं, B से C। तो देखो डेल्टा U क्या लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, तो TC माइनस TB, तो N है 2, CV है 3/2R, और TC माइनस TB तो 250 माइनस 500, तो ये तो गया। अब ये बच रहा है 250 माइनस का, तो ये माइनस 750R आ रहा है। देखो डेल्टा यू की वैल्यू माइनस 750R आ रही है कि नहीं, और यहाँ पर दिया है 375R, तो ये गलत हो रहा है पार्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन में 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। देखो फाइनल टेम्परेचर हम किस तरीके से लाए थे, तो ये हमने फाइनल टेम्परेचर के लिए कैलकुलेशन की, और उसके बाद बाकी जो हमसे पूछा गया वो हमने चेक करते हुए निकाल लिया। क्लियर है पॉइंट? अच्छा क्वेश्चन है, पूरा एडियाबैटिक आइसोबैरिक सब यूज हो गया प्रोसेस। अब स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है रीजन असर्शन टाइप स्टेटमेंट 1 2 दिए, 1 बाय 1 चेक करने पड़ेंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन फिर सही होने का चांस नहीं रहता, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमें हर चीज़ बारीकी से क्लियर होगी तभी कनेक्ट कर पाएंगे। स्टेटमेंट 1 क्या बोला जा रहा है कि देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो भाई आइडियल गैस का जो एंथैल्पी है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का फंक्शन है, और अगर T कांस्टेंट है तो H भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब T अगर कांस्टेंट है तो H की वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला, एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भाई अभी बात की कि आइडियल गैस का एंथैल्पी तो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, रियल गैस होती तो एंथैल्पी जरूर हम बोल सकते थे कि दिस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट तो भाई गलत है, आइडियल गैस का एंथैल्पी ओनली टेम्परेचर का ही फंक्शन है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई? सी ऑप्शन इसका है करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर है पॉइंट? ये एंथैल्पी पर बेस था, तो हमें आइडिया होना चाहिए एंथैल्पी किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है आइडियल गैस के केस में। अब इस क्वेश्चन में भाई हमें चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 और मोर देन 1 हो सकता है, चेक प्रॉपर करना पड़ेगा। पहला, एंथैल्पी कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ Vt फॉर सब्सटेंस, नो फिजिकल केमिकल चेंज। तो भाई एंथैल्पी जो है उसको हम फंक्शन ऑफ
पी वी टी भी लिख सकते हैं, या दो वेरिएबल की फॉर्म में रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ पी वी या फंक्शन ऑफ वी टी या फंक्शन ऑफ पी टी, कैसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको पता है कि h क्या होता है, u प्लस पी वी होता है, और u तो फंक्शन है वी टी का, पी वी तो प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है ही। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि ये पी वी टी का फंक्शन है, और इसको रिड्यूस करके दो वेरिएबल की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई देखो, जब हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इंटरनल एनर्जी की जब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उसके लिए इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू रिक्वायर है। तीसरा स्टेटमेंट, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन वैक्यूम इज 0। भाई अगर आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन, वैक्यूम में एक्सपेंशन मतलब फ्री एक्सपेंशन कर रहे हो, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है पी एक्सटर्नल है 0, और पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन क्या होगा, 0। और वर्क डन अगर 0 हुआ तो दूसरी चीज आइसोथर्मल प्रोसेस भी है, तो आइसोथर्मल में भाई डेल्टा यू 0 नहीं होगा, और ये दोनों 0 हुए तो तुम देखो क्यू की वैल्यू तो 0 आएगी ही। ठीक है। तो इसका मतलब क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू सब 0 होंगे। तो हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज 0। तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लास्ट, ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब अगर आइडियल गैस का कंप्रेशन कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो तुम ग्राफिकली भी जा सकते हो। ये कांस्टेंट प्रेशर की इक्वेशन है, कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ है P वर्सेस V, और सपोज प्रोसेस A से B करा रहे हो, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कंप्रेशन कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि भाई इस ग्राफ में तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ही होगा। तो डी स्टेटमेंट भी हमसे यही बोल रहा है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर्स क्या हमें दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर्स हमें दिख रहे हैं A B C D। ठीक है। तो 1 बाय 1 ऐसे क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस हमें प्रॉपरली चेक करने पड़ेंगे, तब जाके हम बता पाएंगे एग्जैक्टली क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट। और पॉइंट्स भी सारे क्लियर होने चाहिए भाई, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। तो हर चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है भाई, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स पॉसिबली करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं। तो 1 बाय 1 जरा देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली करेक्ट है। आप लोग भी एक बार पढ़ लो स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑब्टेन इक्वल टू डेल्टा एच। भाई चेक करना पड़ेगा। अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q तो 0 है ना भाई, और Q 0 है तो W डेल्टा U के बराबर आएगा। इसका मतलब जो वर्क डन है वो डेल्टा U के बराबर है, नॉट डेल्टा H। जबकि पहले स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि डेल्टा H के बराबर है, तो भाई गड़बड़ हुआ। इसी तरह सेकंड चेक करें। For same change in temperature through adiabatic process, magnitude of work will be same in reversible and irreversible process। भाई एडियाबैटिक है, Q 0 है, हमने देख ही लिया ऊपर कि W भी डेल्टा U के बराबर होगा, और W अगर डेल्टा U के बराबर है तो डेल्टा U कितना होता है, N CV T2 माइनस T1। तो अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस में सेम चेंज हो रहा है टेम्परेचर में,
तो एन सी बी टी टू माइनस टी वन तो सेम ही आएगा ना, और एन सी बी टी टू माइनस टी वन सेम आने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि डेल्टा यू रिवर्सिबल इक्वल टू डेल्टा यू इरिवर्सिबल, और डेल्टा यू अगर बराबर है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का तो भाई डब्लू तो डेल्टा यू के बराबर ही है ना, तो ऐसे में डब्लू रिवर्सिबल भी डब्लू इरिवर्सिबल के बराबर ही जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई, क्योंकि वही चीज बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क विल बी सेम इन रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है पॉइंट? अच्छा सी, ड्यूरिंग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर इंक्रीजेस। भाई इस केस में अगर एक्सपेंशन कर रहे हो तो तुम यहां से चेक कर लो कि W की वैल्यू तो नेगेटिव होती है ना एक्सपेंशन में, और W नेगेटिव होगा तो डेल्टा U तो नेगेटिव होगा, और डेल्टा U नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर हम करा रहे हैं आइडियल गैस का तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर आइडियल गैस का कम होता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर आइडियल गैस का बढ़ता है। तो भाई ये गड़बड़ है। डी, फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस डेल्टा यू इज लेस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन देन इन आइसोबैरिक। अच्छा सेम चेंज इन वॉल्यूम, तो भाई अगर हम एक ग्राफ बना लें एडियाबैटिक और आइसोबैरिक का, तो देखो ये पॉइंट से हम गए ए से बी, ये तो हुआ आइसोबैरिक और ये हुआ एडियाबैटिक। अब यहां मान लो टेम्परेचर है टी ए, यहाँ टी बी, यहाँ टी सी, तो हमें पता है भाई टी बी जो है इस केस में आगे जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और ये बढ़ गया, और ये क्या हो रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू आइसोबैरिक प्रोसेस का क्या होगा? एन सी वी टी बी माइनस टी ए, और टी बी माइनस टी ए तो ये वैल्यू है पॉजिटिव, और डेल्टा यू एडियाबैटिक प्रोसेस का एन सी वी टी सी माइनस टी ए, और टी सी माइनस टी ए क्या है? नेगेटिव वैल्यू। तो बोला जा सकता है कि भाई डेल्टा यू ए से बी वो ग्रेटर होगा डेल्टा यू ए से सी वाली वैल्यू से। क्लियर? तो डेल्टा यू आइसोबैरिक का बड़ा होगा बिकॉज दैट इज पॉजिटिव, और एडियाबैटिक का छोटा होगा बिकॉज दैट इज नेगेटिव। तो हमें डी स्टेटमेंट इसी चीज को तो बोल रहा है, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से वन बाय वन स्टेटमेंट्स हम चेक करेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ही मतलब नहीं होता बस पढ़ के हम चेक कर लें, सॉल्विंग भी करके कई बार हमें रिजल्ट निकालना पड़ता है, और उससे हम वेरीफाई करते हैं कि स्टेटमेंट सही लिखा है कि गलत लिखा है। नौ स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, वन बाय वन हमें चेक करना पड़ेगा इसको करेक्ट कौन कौन से हैं। पहला बोल रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ H2O रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर मान लो H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, T कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी कि नहीं इसकी? T कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी।
अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो बेसिकली होता क्या है कि H2O मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स होता है ज़्यादा, और जब ऊपर निकल के जाते हैं ये गैस में तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, यहाँ पे डिस्टेंस कम होती है। तो कुल मिला के इस चेंज में हुआ क्या कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो इस वजह से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इस केस में कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर है पॉइंट? अब दूसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ आइस इनटू वाटर एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज आर ऑलमोस्ट सेम। तो इसको हम चेक करें तो फ्यूजन का मतलब हो गया H2O सॉलिड को हम H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भाई डेल्टा H हम लिखते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। P कांस्टेंट है तो दिस इज V लिक्विड माइनस V सॉलिड। और तुम देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ये तो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं ना, इस वजह से सेकेंड टर्म लगभग 0 के बराबर होता है। तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के बराबर हमें अप्रॉक्सीमेटली दिखेगी ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक, ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ आइस ये हमें दिखेगा। तीसरा, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। भाई मोलर हीट कैपेसिटी की अगर बात करोगे तो जैसे आइडियल गैस का ही एक एग्जांपल उठा लें, तो आइडियल गैस में हमको पता है कि भाई ट्रांसलेशनल डिग्री होती है, रोटेशनल होती है, वाइब्रेशनल होती है, और टेम्परेचर जब वेरी कराते हो तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग डिग्रीज एक्टिवेट होती हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी वेरी करती चली जाती है। ठीक है ना? बाकी जनरल कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबकी मोलर हीट कैपेसिटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। सबकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मोलर हीट कैपेसिटी वेरी करती है। हाँ, टेम्परेचर का चेंज अगर स्मॉल है ड्यूरिंग कैलकुलेशन तब इसकी वैल्यू हम लगभग सेम लेके चल देते हैं, कांस्टेंट लेके चल देते हैं। अदरवाइज बड़ा चेंज है तो हमें एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और डी, ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ H2O 100 डिग्री 1 atm पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। वह भी पहला स्टेटमेंट भी वही था लगभग, कि जब हम बॉइलिंग कर रहे हैं और मान लो ये काम 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर कर रहे हैं, तो बॉइलिंग में क्या हो रहा है? टेम्परेचर तो गैस का चेंज हुआ ही नहीं, और टेम्परेचर अगर नहीं चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। हाँ, क्या होता है लिक्विड से वेपर जाने में? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती। तो इसमें बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो भाई ये रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में तो क्या रहेगी? कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और इसके कारण इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है पॉइंट? नाउ ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम आइडियल गैस का डबल कर रहे हैं, और ये फॉलोइंग प्रोसेस हैं जिनमें वॉल्यूम डबल किया जा रहा है, और हमको बताना है कि एनर्जी में क्या रिलेशन है, 1 2 2 3 वगैरह वगैरह। तो देखो अगर ग्राफ के थ्रू जाएं तो हम एक P वर्सेस V पर इसको लेते हैं। वॉल्यूम गैस का है डबल, तो पहला देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ ये बनाया। वॉल्यूम यहां मान लो V है
और यहाँ वॉल्यूम हो रहा है 2V। तो ये तो पहला ग्राफ है, तो इस पे 1 लिख लेते हैं। दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब भाई एडियाबैटिक का ग्राफ आइसोथर्मल से तो नीचे ही रहेगा, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ये हो गया एडियाबैटिक। तीसरा फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, गैस का जब हम फ्री एक्सपेंशन कराते हैं तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया W0, और क्योंकि गैस आइडियल है तो फ्री एक्सपेंशन में बेसिकली क्या होता है, डेल्टा U भी 0 होता है। रीजन, क्योंकि पार्टिकल जब दूर दूर जाते हैं तो गैस पार्टिकल के बीच किसी तरह का कोई इंटरेक्शन फोर्स होता नहीं है, तो पार्टिकल दूर जाते हैं तो किसी तरह की कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती इन्हें, कहीं कोई चेंज आता नहीं, इसलिए गैस हीट भी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो Q भी 0 होता है। तो आइडियल गैस का जब फ्री एक्सपेंशन कराएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए Q, W एंड डेल्टा U तीनों की वैल्यू हमें 0 दिखेगी। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। नाउ तीसरा फ्री एक्सपेंशन मतलब आइसोथर्मल होगा, तो फ्री एक्सपेंशन वाला जो पॉइंट है वो अगर देखें तो आइसोथर्मल के पॉइंट के साथ ओवरलैप करेगा, आइसोथर्मल के पॉइंट्स के साथ ओवरलैप करेगा फ्री एक्सपेंशन वाला। चौथा एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन कराएं तो भाई ये आ रहा है, दिस इज फोर्थ पॉइंट, राइट। अब अगर देखो कि टेम्परेचर यहां है T0, यहां है T1, T1 T3 तो बराबर होंगे, यहाँ है T2, यहाँ है T4, तो टेम्परेचर का ऑर्डर ऐसे लिख सकते हो भाई T4 सबसे बड़ा होगा, फिर T0, और T0, T1 एंड T3 सब सेम होंगे, फिर होगा T2। टेम्परेचर का ऑर्डर मिल गया तो हम एनर्जी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं E1, E2, E3, E4 आर चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी है अगर फॉर द अबव प्रोसेस, तो हमें देखना पड़ेगा चेंज। देखो 1 से 4 जा रहे हैं, अगर यहाँ से 4 जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है ना, तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, सबसे ज़्यादा हुई 4 की। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस था कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन। और फिर अगर देखो तो T0, T1, T3 सेम है, तो E1, E3 तो बराबर होंगे और E4 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। और अगर देखें T2, तो T2 मतलब 0.2 वाला, तो 0.2 में सबसे ज़्यादा डिक्रीज आ रहा है टेम्परेचर का, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चेंज होगा, तो इससे कम वैल्यू होगी T2 वाली। तो अब ऑप्शन देखना है भाई, 1, 3 बराबर हैं, 1, 3 वाला दिख रहा है बराबर है, 1 ग्रेटर देन 4 नहीं, 4 ग्रेटर देन 3, तो 4 ग्रेटर देन 3 दिख रहा है, और 2, 3, तो 2, 3 तो बराबर आ ही नहीं सकते, बिकॉज 3 में डिक्रीज जो टेम्परेचर का है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 2। तो अगर देखोगे तो करेक्ट आंसर हमें इस केस में क्या मिलना है भाई, करेक्ट आंसर इस केस में आ रहे हैं बी, डी। इस तरीके से ग्राफिकली हम जाके इसको बेटर तरीके से चेक कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देख लेना, ये क्वेश्चन अलग से भी करना प्रॉपर, मतलब सॉल्यूशन अकेले देखने से काम नहीं बनता, जब हम उसको करेंगे खुद से तब फील आएगा। क्लियर पॉइंट। हेलो बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कुछ मास है आइडियल गैस का, आइडियल मिसिंग है क्वेश्चन में,
लिख लेना है अपने को, जिसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं 1 लीटर 10 ATM से 4 लीटर 5 ATM तक, और अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो जहां भी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हो मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल नेचर का है। और इनिशियल टेम्परेचर गैस का 300 है, हीट कैपेसिटी 50 है, और एंथैल्पी चेंज हमें बताना है ड्यूरिंग द प्रोसेस, और लीटर ATM 100 जूल लेना है। तो देखो सबसे पहला काम किया कि हमने वर्क निकाल लिया, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो W क्या हुआ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, पी एक्सटर्नल है 1 ATM और डेल्टा वी है कि 1 लीटर से 4 लीटर जा रहा है तो 3, तो ये -3 लीटर ATM आ गया, और 1 लीटर ATM अपने को दिया है 100 जूल, तो ये -300 जूल आ रहा है वर्क। फिर दूसरा हमको दिया है कि भाई इनिशियल टेम्परेचर गैस का 300 है, तो देखो इनिशियल टेम्परेचर गैस का 300 है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस गैस के मोल तो चेंज हो नहीं रहे, और गैस के मोल अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। तो हमने वैल्यू डाली, तो यहाँ से हमारा T2 निकल रहा है 600 केल्विन। अब T2 आ रहा है 600, तो हम हीट चेंज तो पता लगा ही सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी दी है, हीट कैपेसिटी मतलब N इंटू CM की वैल्यू दी है, और ये दी है 50 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये डिग्री सेंटीग्रेड जो है दैट इज फॉर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हियर, तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा C कितना है 50, और डेल्टा T कितना है 600 माइनस 300, तो ये आ रहा है अपने पास 15,000 जूल। तो Q का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे वो कितना आ रहा है 15,000 जूल, ठीक है। ये डिफरेंस 300 इंटू 50, तो 15,000 जूल। अच्छा अब Q आ गया, W भी है हमारे पास, तो हम Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U कर सकते हैं। तो Q आया है 15,000 जूल, और W आया अपना -300, तो ये आ जाएगा 14,700 जूल। तो देखो ये डेल्टा U का वैल्यू आ गया 14,700 जूल। अब 14,700 आ गया, तो एक काम करते हैं कि इस वैल्यू का यूज करके हम निकाल सकते हैं डेल्टा H। हमें डेल्टा H डेल्टा U का रिलेशन पता है कि डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो डेल्टा U का वैल्यू है अपने पास 14,700 प्लस डेल्टा PV, दिस इज P2V2 माइनस P11, तो ये 20 माइनस 10, तो ये बचा 10, लेकिन आएगा लीटर ATM में, और 1 लीटर ATM 100 जूल के बराबर है। तो ये आ रही है वैल्यू अपने पास 15,700 जूल, या 15.7 किलो जूल, सही है। और 15.7 किलो जूल हमको ये बी ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ से, तो इस केस में जो आंसर है अपना दैट इज बी। क्लियर है पॉइंट। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें एक पॉइंट ये मिसिंग था, आइडियल गैस नहीं दिया होगा तो उसके बिना हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमें फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर पॉइंट। नाउ ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसमें 4 आइडेंटिकल आइडियल गैस के सैंपल हैं जो इनिशियली P0 V0 T0 पे हैं, इनिशियल स्टेट ये है, और इनको एक्सपेंड करते हैं टू डबल ऑफ देयर वॉल्यूम, और एक्सपेंशन कराया जा रहा है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, और फाइनली ये स्टेट मिल रही है 1 2 3 4। अब कनेक्ट करना है कि कौन सा प्रोसेस इनमें से कौन सा बना है। जैसे पहले बोलना है बाय आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है।
अब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो हमें पता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का फाइनल पॉइंट तो सेम ही आएगा जो इनिशियल था। तो आइसोथर्मल की इक्वेशन जो है पहली वाली वो है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो दूसरा है ये तो रिवर्सिबल की इक्वेशन है, इरिवर्सिबल का फाइनल पॉइंट भी वही आएगा जो इसमें रिवर्सिबल का आता है आइसोथर्मल के केस में। और दूसरा है बाई रिवर्सिबल प्रोसेस पी स्क्वायर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको भी ऐसे ही लिखें तो PV टू द पावर हाफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट नजर आएगा, ठीक है ना। और तीसरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो ये PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट और गामा ग्रेटर देन 1 दिखता है। तो हमको ये पता है कि जो पावर है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV टू द पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट में x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ग्राफ उतना नीचे होता जाएगा, ग्राफ का स्लोप नेगेटिव उतना ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है ना। और स्लोप ज़्यादा नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे आएगा। तो इसका मतलब इन तीनों में अगर जज करें तो सबसे छोटी वैल्यू x की है हाफ, तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये वाला सेकेंड का होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद ये वैल्यू है 1, तो दूसरा पॉइंट इसका होना चाहिए, तो ये इरिवर्सिबल का फाइनल पॉइंट भी यही आएगा। तीसरा है गामा। अब तीसरे चौथे में एक समस्या है कि तीसरा तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है और चौथा जो है बाय इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है सेम इनिशियल पॉइंट से चलें और सेम फाइनल वॉल्यूम अगर रखते हैं तो फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का रिवर्सिबल एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है। इसका मतलब इन दोनों में इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वाला पॉइंट ऊपर रहेगा और रिवर्सिबल वाला नीचे। तो ये जो थर्ड वाला है ये बेसिकली फोर्थ से मैच करेगा और फोर्थ वाला मैच करेगा थर्ड से, क्योंकि ये दोनों बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस हैं और फाइनल वॉल्यूम हमने सेम रखे हुए हैं, तो इरिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर टेम्परेचर रिवर्सिबल से ज़्यादा आएगा। अब अगर मैच कराना शुरू करें तो हमें दिख रहा है बेस्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 3 का 4 से और 4 का 3 से, तो ये बेस्ट मैचिंग है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि इसका फाइनल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा और इसके बेसिस पर फर्दर भी एक्सटेंशन आ सकते हैं, कई तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। नौ ये स्क्रीन पर हमको एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन नज़र आ रहा है। अब इस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है और इस तरीके से साइक्लिक चेंज कर रही है। अच्छा, गैस इस तरीके से साइक्लिक चेंज कर रही है तो ग्राफ जो बना है वो V वर्सेस T बना है, और V वर्सेस T बना है तो हम पॉइंट रख लेते हैं, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, साइक्लिक कर्व। तो हमें पहला तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ ये वाला है, इससे कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है। अच्छा, नीचे वाले जो ग्राफ हैं ये P वर्सेस T हैं और ये वाला ग्राफ है V वर्सेस T। तो अगर हम P वर्सेस T ड्रॉ करें तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। A से B जाने में क्या दिख रहा है, V प्रोपोर्शनल टू T है ना, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है A से B जाने में और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हमें प्रेशर कांस्टेंट वाली टेम्परेचर इंक्रीज होती हुई लाइन बनानी पड़ेगी A से B में। क्लियर है, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ती हुई लाइन। दूसरा B से C में प्रोसेस देखो आइसोकोरिक है और टेम्परेचर कम हो रहा है। तो आइसोकोरिक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमें पता है इसमें आइसोकोरिक ओरिजिन से जाता हुआ ही तो होगा ग्राफ। तो B से C में इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन की तरफ चलेगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये B से C मैच करेगा। और फिर C से A अगर देखो तो आइसोथर्मल है। अब C से A अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल तो ये बनेगा ना, देखो, और आइसोथर्मल है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो देखो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ग्राफ ABC बनेगा। अब तुम देखो ये ग्राफ किससे मैच हो रहा है,
तो ये ग्राफ अगर देखें तो इस डी वाले से मैच हो रहा है। सी वाला भी सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है वो गलत है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। बेस्ट ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है? डी। इस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसको हम क्लियर करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये अपना क्वेश्चन है पैराग्राफ वाला, क्वेश्चन का एक पार्ट। अभी दूसरा पार्ट इसका बाकी है। लो देखते हैं दूसरे में क्या पूछा है। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि भाई साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी ऑफ साइकिल। तो हमें पता है भाई इफिशियंसी निकालनी है तो हमें मॉड डब्ल्यू बाई हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें इफिशियंसी मिलेगी। अच्छा भाई, मॉड डब्ल्यू बाई हीट एब्जॉर्ब, तो अब देखो इसमें हीट कहाँ एब्जॉर्ब होगी? अगर ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए कर रहे हैं, तो ए से बी जाने में आइसोबैरिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आइसोबैरिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब होगी। बी से सी जाने में बी से सी जाने में अगर हम देखें तो भाई बी से सी में टेम्परेचर कम हो रहा है और आइसोकोरिक है, तो हीट रिलीज होगी। सी से ए आने में, सी से ए आने में आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और दूसरा वॉल्यूम की वैल्यू हो रही है कम, आइसोथर्मल है और वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो वॉल्यूम की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो W होगा पॉजिटिव, Q होगा नेगेटिव, यहाँ भी हीट रिजेक्ट होगी। इसका मतलब इस प्रोसेस में सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, बाकी रिजेक्ट करेगा। तो Q तो चेक कर सकते हैं यहाँ से, Q क्या लिखें? NCP डेल्टा T, क्योंकि प्रोसेस आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक में होने वाला हीट चेंज डेल्टा H के बराबर होता है, तो NCP डेल्टा T लिख सकते हैं। N कितना है? 1। Cp मोनो एटॉमिक है, तो Cv वैल्यू 3/2R, Cp 5/2R। और डेल्टा T 300 से 600 मतलब 600 माइनस 300, ये वैल्यू आएगी। तो इफिशियंसी अगर देखें तो ये इधर बच रहा है 300 इंटू 5, 1500/2, 750R। ये Q का वैल्यू आ गया। Q कितना आ गया? 750R। अब यहाँ पे हमें मॉड W का वैल्यू निकालना है। अब मॉड W का वैल्यू निकालें तो वर्क डन अगर हमें चेक करना है तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन, ए से भी आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक है तो वर्क डन लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी या माइनस एन आर डेल्टा टी, तो माइनस एन आर डेल्टा टी। ये ए से बी में वर्क हुआ। बी से सी आइसोकोरिक है, वर्क डन हुआ 0। सी से ए आइसोथर्मल है, तो वर्क डन हुआ माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, तो ln 1/2 आ रहा है ये। अब ln2 की वैल्यू 0.7 दी हुई है, तो पहला वैल्यू आ रहा है -300R, दूसरा वैल्यू आ रहा है -300R ln2, तो ये 0.7 आ गया। ठीक है, और 0.7 आ गया तो ये बन जाएगा 300R इंटू 1.7। लास्ट वाला वर्क है -nRT ln 1/2। अच्छा माइनस लगा है तो ये हाफ को बनाओगे ln हाफ तो हो जाएगा -ln2, तो ये प्लस का है भाई, और प्लस का है तो वर्क डन कितना दिखेगा तुम्हें? वर्क डन दिखेगा 300R, ये 300 -300R इंटू 0.7, तो ये बचेगा 0.3, ये वर्क डन है। अब अगर हम मॉड W लें तो मॉड W हो गया 300R इंटू 0.3, Q कितना हो गया? 750R हो गया Q। तो देखो R तो कट गया, और R कट गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R तो गया, और इसमें ये हो रहा है 330 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 75 लिख सकते हैं कि नहीं? और 75 अगर देखो तो
5 से कट करते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 15, ठीक है ना। फिर 3 से कट कर दो, ये हो गया 0.1, ये हो गया 5, तो ये आ रहा है 0.6/5। अब 0.6/5 तो अगर देखें तो 0.12 आएगा, तो इफिशियंसी 0.12 आ रही है। 0.12 का मतलब परसेंटेज में अगर बात करें तो कितनी आ रही है इफिशियंसी? 12%, और हमें यहाँ 12% एक ही ऑप्शन दिए। तो जब भी हम इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, और बेसिक इफिशियंसी का फार्मूला है mod W/Q1। हीट इंजन में मान लो साइकिल ये परफॉर्म हो रही है, तो इंजन नेट कितना वर्क कर रहा है और डिवाइडेड बाय नेट कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमें देगा इफिशियंसी का वैल्यू। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम बेसिक से जाके इस पर वर्क कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो बच्चों स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज अ पैराग्राफ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा सा बड़ा है, टेक्निकल है, हमें बड़ा ध्यान से करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्योंकि क्वेश्चन जब बड़ा होता है तो हमें प्रॉपर एक बार रीड करना होता है क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, और फिर उसके हिसाब से अप्लाई करना है। चलिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो देखो इसमें क्या है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसका वॉल्यूम 44.8 लीटर है, और ये इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इसमें गैस के प्रेजेंट हैं, गैस मोनोएटॉमिक है। तो दो सेक्शन है इसके, ए और बी, जिसमें एडियाबैटिक फ्रिक्शनलेस एक पिस्टन लगा हुआ है, उससे सेपरेटेड है दोनों पार्ट, और इनमें हमने गैसेस को भरा हुआ है, और गैसेस को भरा हुआ है तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर दोनों का हमें दिया है, सेम है 27.3 केल्विन एंड 1 atm। अब जब सब कुछ सेम है तो वॉल्यूम भी इक्वली होगा दोनों पार्ट का, तो वॉल्यूम टोटल 44.8 है, तो इक्वली डिवाइड करके हाफ हाफ हो गया। अब नाउ गैस को स्लोली हीट करते हैं, इधर से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं गैस को। अब जब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो भाई इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन आगे शिफ्ट होगा। तो हमें ये बोला जा रहा है कि फाइनली क्या होता है, इतना हीट सप्लाई करते हैं कि वॉल्यूम सेक्शन बी का 1/8 हो जाता है इनिशियल वॉल्यूम का। इतनी इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है। अब इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो फिर क्वेश्चन पूछा गया उससे कुछ, क्या पूछा गया? व्हाट इज फाइनल प्रेशर इन कंटेनर बी। कंटेनर बी के अंदर फाइनल प्रेशर पूछा जा रहा है। अच्छा एक चीज सोचो कि कंटेनर बी में अगर फाइनल प्रेशर पूछा जा रहा है तो तुम देखो कि ए और बी में प्रेशर तो बराबर ही रहेंगे ना फाइनली, तो बी और ए का प्रेशर तो इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज कंटेनर बी में क्या बदल रहा है, कंटेनर बी चारों तरफ से एडियाबैटिक है तो हीट तो आ नहीं रही, इसका मतलब इसमें एडियाबैटिक चेंजेस हो रहे हैं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस कराया जा रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम इसका पता है कि 22.8 का 1/8 हो जाता है। तो जब फाइनल वॉल्यूम पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू पता लगा सकते हैं कंटेनर बी में, और एक बार टेम्परेचर पता लग गया तो वहां से फिर प्रेशर भी पता लगा लेंगे। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के वेरिएशन की कोई इक्वेशन है एडियाबैटिक? हाँ इक्वेशन है, क्या है? T(v⁴ गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T1 v1⁴ गामा -1 इक्वल टू T2 v2⁴ गामा -1। तो अगर यहाँ T2 देखें तो T2 को हम लिख सकते हैं T1 v1/v2⁴ गामा -1, और T1 कितना है? 27.3 केल्विन है। V1 की वैल्यू 22.4 है, और V2 उसका 1/8 है, तो V1/V2 कितना हो गया भाई? 8 टाइम्स हो गया। गामा भाई मोनोएटॉमिक गैस है, Cv की वैल्यू 3/2R होगी, तो Cp की वैल्यू अगर देखो 5/2R होगी, और गामा 5/3 होगा, ठीक है। अब गामा 5/3 होगा तो 5/3 -1 कितना हो गया? 2/3।
और 2/3 हो गया तो ये 2 का पावर 3 बन रहा है, तो 2 का पावर अब 4 रहेगा, तो ये 27.3 इंटू 4। ये देखो फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू है। अब फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू है तो हमें प्रेशर पता लगाना है। तो हमें दिख रहा है कि उस कंटेनर बी में क्या हुआ है, केवल कंप्रेशन हुआ है ना, और तो कुछ हुआ नहीं। तो जितने मोल इनिशियल होंगे उतने ही मोल फाइनल होंगे। तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं इक्वेशन, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो P1 तो था 1 ATM, V1 22.4 और T1 27.3। P2 पता लगाना है, V2 था 22.4/8 और T2 हम ये लाए हैं 27.4 इंटू 4। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखो 22.4 कट रहा है, 27.4 कट रहा है, और P2 को अगर देखो तो ये आ रहा है 32 ATM। इसका मतलब पार्ट बी में जो प्रेशर की वैल्यू है वो 32 ATM है, तो हमें एक ऑप्शन 32 दिया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब देखें आगे, देखो यहाँ प्रेशर आ गया 32, तो हमें पता है इसमें और इसमें प्रेशर तो बराबर है। तो पार्ट ए में, कंटेनर ए में अगर देखें तो प्रेशर की वैल्यू इसमें भी 32 ATM होगी। लेकिन कंटेनर ए का प्रोसेस, ध्यान देना, एडियाबैटिक नहीं है, जबकि बी का प्रोसेस एडियाबैटिक है। अब पैराग्राफ है तो और भी क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। तो सेकंड क्वेश्चन अगर देखें इसका क्या है आखिर, तो सेकंड में फाइनल टेम्परेचर ए का पूछा जा रहा है। फाइनल टेम्परेचर ए का पूछा जा रहा है। भाई ए में मोल तो उतने ही बने हुए हैं ना, तो फाइनल टेम्परेचर हम बता सकते हैं कैसे, कि ए का हमें इनिशियल प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, फाइनल प्रेशर पता है, वॉल्यूम भी पता है, और टेम्परेचर हम निकाल लेंगे। देखो इनिशियली P1 V1 बाई T1 कितना था 27.3। फाइनली P2 हमें पता है 32। अब V2 कितना होगा भाई, देखो अब पार्ट बी पर ध्यान दो। पार्ट बी का वॉल्यूम इनिशियल का 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, इसका मतलब पार्ट ए का वॉल्यूम 7/8 बढ़ जाएगा कि नहीं? तो वॉल्यूम कितना होगा पार्ट ए का, जितना पहले था प्लस 7/8 और बढ़ गया इसका। ठीक है, ये V2 की वैल्यू है। इसका मतलब पहले दोनों V थे, अब ये V/8 बचा, तो ये क्या हो गया, V + 7 V/8 हो गया। इसका मतलब 15 V/8। ठीक है ना, तो टोटल वॉल्यूम देखो तो उतना ही है, तो अब ये 15 V/8 हो चुका है। अच्छा T2 हमें पता लगाना है, तो T2 हम पता लगाएंगे। अब यहाँ से अगर चेक करें तो देखो भाई, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 32 इंटू 22.4 इंटू 15/8 डिवाइडेड बाई T2। तो 22.4 तो जा रहा है, T2 की वैल्यू आ रही है 32 इंटू 15/8 इंटू 27.3। तो ये हो गई 60 इंटू 27.3 केल्विन। अब 60 इंटू 27.3 केल्विन, देखो ये कितना हो जाएगा 1638। ये वैल्यू आ रही है 1638 केल्विन। तो ये फाइनल टेम्परेचर तुम्हें कंटेनर के पार्ट ए में दिखेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अच्छा क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करते हुए पूरी कैलकुलेशन कराई जा रही है। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। एक क्वेश्चन इसमें और है, एक क्वेश्चन ये है कि भाई चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा ए पार्ट में। तो हमें पता है गैस तो आइडियल ही है,
और गैस आइडियल है तो आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी चेंज का फार्मूला क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। एन हमें पता नहीं, क्या करें, पी वी अपॉन आर टी से निकालें, तो पी वन वी वन अपॉन आर टी वन। सी पी कितना है 5/2 आर, और डेल्टा टी कितना है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। देखो फाइनल तो 1638 आया और इनिशियल 27.3 था, तो 1638 माइनस 27.3 ये वैल्यू आएगी। देखो आर सो कट गया, P1 था 1, V1 था 22.4 और T1 था 27.3 इंटू 5/2 मल्टीप्लाई बाई दिस, और ये वैल्यू अपनी बन जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 1638 माइनस 27.3, तो ये आ रहा है 1610.7, और कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ रही है लगभग 33। अब ये किलो कैलोरी में निकालना है। अच्छा किलो कैलोरी में निकालना है, अभी वैल्यू आ रही है 3304। अब 3304 जो आ रही है वो एटीएम लीटर में आ रही है, क्योंकि हमने प्रेशर वॉल्यूम जो रखे हैं वो एटीएम लीटर वाले रखे हैं। अब इसको हमें किलो कैलोरी तक ले जाना है, तो एक एटीएम लीटर कितना होता है भाई, 101.325 जूल। एक एटीएम लीटर इतने जूल होता है, और इतने जूल होता है तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.18। तो इसका मतलब अगर हम 4.18 से डिवाइड करें तो ये जूल में आएगा। तो देखो जूल में कितना वैल्यू आएगा, और इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट कर लें तो ये लगभग 82.46 किलो जूल आ रहा है, 82.46 किलो जूल। अच्छा 82.46 किलो जूल जो तुमने निकाला है, यहाँ ऑप्शन हमें कोई नहीं दिख रहा है 82.46, लेकिन ये ऑप्शन हमें क्लोज दिख रहा है, तो हम इसको टिक करेंगे। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में, ये बिकॉज ऑफ कि हमने 1 कैलोरी 4.18 जूल ले लिया, कई जगह 4.2 जूल ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन अपना यही है बी, तो इसी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। क्लियर है पॉइंट। निकालने का तरीका देखो, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें वैल्यूज दी जाती हैं ताकि एग्जैक्ट आंसर मैच करे। ऑब्जेक्टिव वैल्यूज में कई बार एग्जैक्ट नहीं आता, तो क्लोजेस्ट आंसर हम टिक करेंगे। और ये डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ सम वैल्यूज, कि क्वेश्चन में किसी वैल्यू को लेके आंसर दिया होता है और हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो जनरल दी जाती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर। भाई देखो एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है, और ये मैच द कॉलम क्वेश्चन में मल्टीपल मैचिंग है, कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो हमें जो भी पॉसिबल मैचिंग है वो करानी है। तो 1 बाय 1 इसको चेक करते हैं कि भाई क्या पॉसिबल मैचिंग हो सकती है। तो सबसे पहले कॉलम 1 में आइडियल गैस है अलग अलग प्रोसेस में, कॉलम 2 में प्रोसेस के लिए जो वर्क की वैल्यू है वो दी है। तो पहला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होता है, माइनस nRT/ln V2/V1 या P1/P2। और अगर माइनस साइन लगा, मतलब अगर इसको P2/P1 लिखोगे तो माइनस बाहर भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं वर्क को, क्योंकि ln x अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब 2.303 log x है, तो हमें उसी फॉर्म में दी गई वैल्यू। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा आइसोथर्मल में वर्क का फार्मूला एक और लिखा है ये, सही है। और
एस में जो फार्मूला लिखा है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी बी, है तो जनरल फार्मूला है, मतलब कोई प्रोसेस हो सबके लिए ही काम करेगा, तो इसका एस ऑप्शन भी करेक्ट है। पॉइंट क्लियर है। नाउ अगले पे आते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में Q तो होता है 0, तो W डेल्टा U के बराबर होता है, और डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी है, तो यही हो जाएगा वर्क। तो अगर हम इसमें मैच कराएं तो हम बोल सकते हैं कि Q तो मैच हो ही रहा है, P और R ये आइसोथर्मल के थे तो उसमें मैच होंगे भी नहीं, और S जनरल है, सबका ही मैच होगा क्योंकि जनरल वर्क का फार्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी बी है। तीसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, तो अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में देखें, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में भी भाई Q तो 0 है, W डेल्टा U के बराबर होगा ही, और W डेल्टा U के बराबर होगा तो इसमें भी डेल्टा U को हम एन सी बी डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो इससे तो मैच होगा ही, और इससे मैच होगा। और दूसरी चीज कि S जो है वो एक जनरल फार्मूला है, ठीक है ना, S क्या है, जनरल वर्क है, तो जनरल वर्क में अगर देखें तो P एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल आएगा, प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, तो इसको भी हम मैच करा सकते हैं, क्योंकि P एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट हुआ तो ये बन जाएगा वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और चौथा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो भाई इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में अगर बात करें तो P और R तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल की इक्वेशन है, और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो डेल्टा U तो 0 है, Q होगा माइनस W के बराबर, और W अगर देखें तो इरिवर्सिबल है तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लिखोगे, तो ये भी हमारा S से मैच कर रहा है, ठीक है, ये हमारा किससे मैच कर रहा है, S से। तो ये बेस्ट पॉसिबल मैचिंग है। तो ये ध्यान रखना कि ये जनरल फार्मूला है, मतलब कोई भी वर्क हो सबके लिए लगेगा ही, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। मल्टीपल मैचिंग है, जो भी पॉसिबल है सारी चेक करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, जेईई में इसी तरह की मैचिंग आती थी, अगर उसमें आपने पूरे करेक्ट कर दिए तो मार्क्स मिलते थे कंप्लीट, और एक भी गलत हुआ तो 0। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इस चीज़ को ऑप्शन में सेट कर देते हैं ताकि आप थोड़ा इजीली उसको टिक कर पाओ, राइट। भाई इस वाले मैच द कॉलम में अगर हम चेक करें, ये भी मल्टीपल मैचिंग टाइप है, और हमें कॉलम 1 में अलग अलग प्रोसेस दिए हैं और 2 में उसकी कंडीशन दी है कि कौन सी पॉसिबल बेस्ट कंडीशन। तो एक एक करके, पहला आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर। भाई आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 होगा ही, डेल्टा यू 0 होगा क्या, तुम्हें पता है वेपराइजेशन में हीट देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों पॉजिटिव होंगे। और तुम्हें याद होगा इसके लिए रिलेशन भी लिखते हैं, 1 मोल के लिए डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस आर टी। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, और Q क्योंकि डेल्टा एच के बराबर होगा, आइसोथर्मल वेपराइजेशन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और W लिक्विड से गैस बन रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो W कैसा आएगा, W भी पॉजिटिव ही आएगा। तो और कोई मैचिंग नहीं है, ओनली P मैचिंग इसकी करेक्ट है। नौ दूसरे में अगर चेक करें, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो भाई आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, तो डेल्टा एच होता है एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो दोनों ही 0 होंगे बिकॉज डेल्टा टी 0 है, ठीक है।
अब देखो Q होता है -W के बराबर, और क्योंकि एक्सपेंशन है तो W नेगेटिव आता है, Q पॉजिटिव आता है, तो ऐसा ऑप्शन गलत है। और टी ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज W की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। प्रोसेस कैसा है, एक्सपेंशन का। नाउ आर चेक करते हैं। आर में है एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। भाई एडियाबैटिक है तो Q 0, और फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस केस में W की वैल्यू भी 0 आएगी, और Q 0 है, W 0 है, तो डेल्टा U क्या आएगा भाई, 0, राइट। मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी होता है, तो डेल्टा H भी 0, T कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन अगर आइडियल गैस का कराते हैं तो Q भी 0 आएगा, W भी 0, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, डेल्टा U डेल्टा है सब 0 दिखेंगे। तो इसका अगर मैचिंग देखें तो भाई P Q R S T सारा मैचिंग दिख रहा है पॉसिबल, ठीक है ना भाई। और S आइसोकोरिक हीटिंग ऑफ आइडियल गैस। देखो आइसोकोरिक कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो W 0, तो Q डेल्टा U के बराबर है। हीटिंग कर रहे हैं तो Q पॉजिटिव है, तो डेल्टा U भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर इसमें देखो तो डेल्टा U पॉजिटिव है, डेल्टा H वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो तुम्हें अगर देखें तो D वाले केस में P मैच नहीं करेगा, Q R S कुछ भी मैच नहीं करेगा, केवल क्या मैच कर रहा है, T में W 0, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0 है, ओनली ये मैच कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, ओके। तो इस वाले कॉलम मैचिंग में अगर देखें तो प्रोसेस दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ पैरामीटर दिए हैं, वो हमें चेक करने। तो जैसे पहला आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो वर्क डन क्या होता है, -nRT ln V2 by V1, ठीक है, या -nRT ln P1 by P2, और Q होता है -W के बराबर। तो Q अगर देखो तो एक तरीके से फर्स्ट से मैच कर रहा है ये। सेकेंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल की इक्वेशन है। थर्ड में इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वेशन है, जबकि ये रिवर्सिबल है। और फोर्थ में एरिया अंडर पीवी कर्व इज 0, तो इसमें 0 आता भी नहीं, तो केवल एक ही मैच हो रहा है। दूसरा एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हमें दिख रहा है सीधे कि रिवर्सिबल प्रोसेस की तो यही इक्वेशन, ठीक है। और रिवर्सिबल है तो ये एडियाबैटिक का Q 0 होता है, ये अपने आप ही गलत, ये अपने आप ही गलत। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो दिख रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में एरिया अंडर पीवी कर्व क्या होता है, 0, वर्क डन क्या आता है, 0, तो सीधा एक ही मैचिंग दिख रही पॉसिबल। ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि Q किसके बराबर होता है, डेल्टा U, है ना। और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0 है। Q जो है वो -W के बराबर, और इरिवर्सिबल का W -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो ये बन जाएगा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो ये मैच हो रहा है इससे। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, P का 1, ये तो गलत इधर वाले, ये P का 1, Q का 2, R का 4, तो ये देखो तो B ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस इज करेक्ट, और S का 3। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम चेक कर सकते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। क्लियर है पॉइंट। नौ ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें अलग अलग प्रोसेस बनाए गए हैं, और हमें फिगर 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग कॉलम 2 में चेक करना है कि कौन सा करेक्ट मैचिंग है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर तुम देखो तो पहला फिगर जो है इसमें P और 1/V के बीच ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है का मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, दैट इज PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये किसका ग्राफ है, ये भाई आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है और 1/V कम हो रहा है। 1/V कम होने का मतलब
V की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में अगर हम देखें तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू तो ज़ीरो होगा, क्यू होगा माइनस डब्लू, और एक्सपेंशन है तो डब्लू नेगेटिव आएगा तो क्यू पॉजिटिव। इसका मतलब सिस्टम क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा इन दिस केस। तो कहीं दिख रहा है नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो हमें ये 1 दिख रहा है नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और दूसरा W क्योंकि नेगेटिव है तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम है। तीसरा नेट हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, ये गड़बड़ है। चौथा नेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब इसमें एक तो ये करेक्ट आ रहा है और एक ये 4 करेक्ट है। 5 नेट इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज डेल्टा यू ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका ये 5वां भी मैच कर रहा है, 1 4 5 मैच कर रहा है। वैसे अगर देखें तो 1 4 5 से तो हमें एक ही आंसर दिख रहा है, डायरेक्ट वो टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें मैं और ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से चल रहे हैं ऑप्शंस। जैसे अगला फिगर 2, फिगर 2 में पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है प्रोसेस। तो प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में क्यू ज़ीरो डब्लू डेल्टा यू के बराबर है। और दूसरा एक्सपेंशन है तो डब्लू नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा। तो अब इसमें मैच कराएं। पहला नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये तो गलत ही है, क्यू तो ज़ीरो ही है, तो 1 भी गलत है, 3 भी गलत है। दूसरा नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम, भाई डब्लू नेगेटिव है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और नेट इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो ये गड़बड़ है। तो इसका अगर करेक्ट मैचिंग करें तो नेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इसका ये मैच हो रहा है 4, ठीक है। और बाकी कोई मैच नहीं हो रहा, बाकी गलत है सारे। अच्छा अगला फिगर 3, फिगर 3 में ये बना है प्रोसेस और ये दिख रहा है कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबैरिक है। और आइसोबैरिक है तो वॉल्यूम 1/v बढ़ रहा है ना, इसका मतलब v की वैल्यू कम हो रही है। तो w क्या लिखे, माइनस पी डेल्टा v, और ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और दूसरा Q अगर चेक करोगे इस केस में तो Q डेल्टा H के बराबर होता है, आइडियल गैस है तो डेल्टा H N CP डेल्टा T। और वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कम होने का मतलब भाई आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक में V और T प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक। तो इसका मतलब हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। और W आ रहा है पॉजिटिव, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो इसका अगर देखें तो एक तो 2 मैच कर रहा है और 3 भी मैच कर रहा है, हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा ही कुछ, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो बेस्ट ऑप्शन ये 2 मैच कर रहा है। नाउ एक और लास्ट फिगर 4, फिगर 4 में देखो P वर्सेस V है, इस तरीके से कर्व बना दिया है। अब साइकिल कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज होती तो वर्क नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव। भाई डेल्टा यू तो ज़ीरो होगा ही ना, और Q होता है माइनस W, तो वर्क पॉजिटिव तो Q क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब हीट क्या होगी, रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये मैच हो रहा है इसमें। हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, ये मैच हो रहा है। और इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ये गलत है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो रही है, इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मैच फिगर 4 का अगर देखें तो 2 3 तो हो रहा है, क्लियर। अब बेस्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा करेक्शन ऑप्शन में कहीं है। तो फर्स्ट का तो 1 4 5 है, सेकंड का 4 है, थर्ड का
2 and 4 है और फोर्थ का 2 and 3 है। ठीक है, फोर्थ में एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। 5 इसमें गड़बड़ दिया है, वैसे कोई ऑप्शन प्रॉपर नहीं है, तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉपर ऑप्शन वाला दे लें। तो आंसर एक बार देख लेते हैं और उसमें ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग करेक्शन कर देते हैं कि आंसर अगर इसका पता है तो। देखो इसमें आंसर दिया गया है तो ए को ही आंसर रखते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। जैसे 2 का 4 मैच हो रहा है तो इसको करो 4। आर का 2 3 मैच हो रहा है तो करेक्ट है। एस का 2 3, एस का मैच हो रहा है 2 3 और इसमें 2 3 5 दिया है तो इसको गलत करो। अब ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। तो उसमें क्या ऑप्शन में कुछ गलत है उसको सुधारना है, तो इस तरीके से सुधार सकते। क्लियर हो गया किस तरीके से मैच कराएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से करना है एक एक प्रोसेस को इस तरीके से जैसे समझाया है। तो एक रफ कॉपी लीजिए, घर में दोबारा से ये सारे क्वेश्चन करिए। उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है हर पॉइंट पर, क्योंकि जेईई एडवांस में बड़ा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ओके।